जिस वक्त मैं मज़ार पर वापस आया तो मज़ार की बत्तियां रोशन थीं। सैयद साहब मज़ार के बाहर एक तरफ बेचैनी से टहलते नजर आए। मुझे देखकर जल्दी से मेरे पास आए और सख्त नाराज होकर बोले, तुमने कमाल कर दिया, इतनी देर लगा दी। मैं तो सख्त परेशान हो गया था। जल्दी से पीछे क्वार्टरों वाली कोठरी में चले जाओ, तुम्हारे पीछे कोई लगा तो नहीं? मैंने कहा, मेरा नहीं ख्याल, खुदा के वास्ते जल्दी से अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ये कहकर सैयद साहब मज़ार के अंदर चले गए। मैं दूसरी तरफ वाले थरेक के दरख्तों में से गुजरकर अकबी क्वार्टर नुमा कोठरी में आ गया, जिसका दरवाजा खुला था। थोड़ी देर बाद सैयद साहब भी आ गए। उन्होंने वास्कट की जेब से रेलगाड़ी का जर्द रंग का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, ये अमृतसर से हरदा स्टेशन तक का रेलगाड़ी का टिकट है। ये 3rd क्लास का टिकट है। गाड़ी रात को 9:40 पर अमृतसर से रवाना होती है। तुम आज रात ही यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने टिकट लेकर जेब में रख लिया और सैयद साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूसरी जेब में हाथ डालकर अपना बटवा निकाला, उसे खोला और उसमें से इंडियन करेंसी के 10-10 के 6 नोट निकाल कर मुझे दिए और कहा, काश मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, इसे मेरी जानिब से नजर समझ कर कबूल कर लेना। मैंने कहा, शाह जी मेरे पास इंडियन करेंसी मौजूद है, आप जहमत न करें। मगर सैयद साहब ने रुपए वापस लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, इस वक्त 7:30 बजे हैं, अभी ट्रेन में काफी टाइम है। मैंने खाना मंगवा लिया है, खाना मेरे साथ खाकर ही जाना। मैंने पूछा कि ट्रेन हरदा स्टेशन पर किस वक्त पहुंचेगी? सैयद साहब ने कहा, यह बड़ा लंबा सफर है मेरे अजीज, बस तुम डिब्बे के किसी कोने में बैठ जाना। जब आज की रात और कल की रात भी ट्रेन में गुजर जाए तो किसी मुसाफिर से पूछ लेना कि भोपाल कितनी दूर है। भोपाल के बाद होशंगाबाद का स्टेशन आएगा, उसके बाद हरदा का छोटा स्टेशन आएगा, बस वहीं उतर जाना। फिर उन्होंने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाल कर खोली, उसमें से किसी का नाम पढ़ा और नोटबुक बंद करके जेब में रखी और मुझे कहा, हरदा जाकर एक शख्स से मिल लेना, वो मुजाहिद कमांडो कमाल शाह का ठिकाना तुम्हें बता देगा। ये आदमी 2-1 बार कमाल शाह कमांडो के साथ यहाँ भी आ चुका है। उसके आगे मेरा नाम लेना, हरगिज किसी और से कमाल शाह कमांडो का जिक्र न करना। मैंने सैयद साहब को यकीन दिलाया कि मैं कमाल शाह का नाम किसी के आगे नहीं लूंगा। सैयद साहब कहने लगे, उस शख्स का नाम है, जहां मैं आपको उस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आज भी जिंदा है। मैं उसका पता भी आपको नहीं बताऊंगा जो सैयद साहब ने मुझे बताया। इस तरह उस शख्स को नुकसान पहुंचने का शदीद खतरा लाहक हो सकता है। मैं उस शख्स का फर्जी नाम जमील रख लेता हूँ। सैयद साहब ने मुझे जमील का पूरा एड्रेस भी बताया और कहा, दुनियावी इखलाक के एतबार से जमील की शोहरत अच्छी नहीं है। वो बदमाश टाइप का आदमी है, मगर पाकिस्तान का सच्चा आशिक है और कश्मीर के जिहाद में भी हिस्सा ले चुका है। हो सकता है वो तुम्हें खुद लेकर कमांडो कमाल शाह के पास न जाए, मगर तुम्हें उसका ठिकाना बता दे। मैंने सैयद साहब से कहा कि मुझे जमील का नाम और पता कागज पर लिख दें। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम दुश्मन मुल्क में हो और तुम्हारे पास हरदा भोपाल वगैरह का वीजा नहीं। तुम जमील का नाम पता अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैं अपने जहन में जमील का नाम और उसका एड्रेस दोहराने लगा। मुझे सब याद हो गया। इतने में खाना आ गया। मैंने सैयद साहब के साथ खाना खाया। इतनी देर में रात के 8:45 बज गए। सैयद साहब बोले, अपना पासपोर्ट संभाल कर रखना, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अगर रास्ते में कोई भी पूछ ले तो कह देना कि मैंने दिल्ली का वीजा लगवाया था, मगर भोपाल की सैर करने आ गया हूँ। इससे ज्यादा और कोई बात न करना। अब तुम यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पर चले जाओ। बम्बई जाने वाली गाड़ी यहीं से तैयार होती है। कुली से पूछ लेना, ये ट्रेन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी होगी। मुसाफिर भी बैठे होंगे। तुम भी 3rd क्लास के डिब्बे में किसी कोने में दुबक कर बैठ जाना और ज्यादा बाहर न फिरना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अमृतसर स्टेशन का रास्ता मालूम है। मैंने कहा, जी हाँ, जब मैं 6ठी जमात में पढ़ता था तो अपने वालिद के साथ यहीं से गाड़ी में बैठकर लाहौर जाया करता था। बस ठीक है, लो फिर खुदा हाफिज, मैं पहले निकल जाता हूँ। तुम कोठरी से निकलकर पिछली तरफ से ग्राउंड पार करके सीढ़ियों वाले पुल की तरफ चले जाना। सैयद साहब ने मुझे गले लगाया, फिर मुसाफा किया और खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 2 मिनट के बाद मैं कोठरी से बाहर निकलकर मजार के पीछे जो दरख्त थे उनके दरमियान से होता हुआ ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड के आगे रेलवे लाइन की ऊंची दीवार थी। जरा आगे सीढ़ियों वाला पुल था जो रेलवे यार्ड के ऊपर बना हुआ था। ये सारे रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। जब मैं ग्राउंड में से रात के अंधेरे में गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। एक जगह रुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि एक आदमी मेरा ताक़ुब कर रहा था। रात के 8:45 बजे का वक्त था। अमृतसर शहर में कोई इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं थी। रेलवे लाइन पर सिग्नल की सुर्ख सब्ज बत्तियां नजर आई थी। दाएं जाने मकानों की रोशनी थी। सड़क पर काफी फासले पर स्ट्रीट लैंप रोशन थे। सीढ़ियों वाले रेलवे का पुल मुझसे थोड़ा दूर ही रह गया था।
मैं सड़क पार करके पुल की तरफ बढ़ा तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे बाजू को पकड़कर पंजाबी में पूछा कि किधर जा रहे हो। एक सेकंड के लिए मेरा जिस्म खौफ के मारे बेजान सा हो गया। वो आदमी अब मेरे सामने आ गया था। ये वो हिंदू नहीं था जो इससे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक दिल्ली से मेरा पीछा कर रहा था और जिसने मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए मजार पर छापा डलवाया था। ये आदमी भी हिंदू था, सिख नहीं, मगर जवान और अच्छे डेल डोल वाला था। तंग हिंदुआना पजामा और कुर्ता पहना हुआ था और सदरी पहन रखी थी। उसका एक हाथ सदरी की जेब में था। मैंने अपनी घबराहट पर बहुत हद तक काबू पा लिया। मैंने भी पंजाबी में बड़े एतमाद से कहा, घर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? वो मेरे बिल्कुल सामने था। उसने मेरा एक बाजू अभी तक अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरा बाजू तो छोड़ो, सिनेमा के पास है मेरा घर। वो शख्स बड़ी अय्यारी से मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने फौरन कहा, मोहनचंद। मोहनचंद नाम का एक हिंदू लड़का मुजेठ के स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था। उस वक्त अचानक मुझे उसका नाम याद आ गया था। उस आदमी ने एक हाथ से मेरा बाजू पकड़ रखा था, दूसरा हाथ जो उसकी सदरी में था उसने बाहर निकाला तो उसमें पिस्तौल था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, वहाँ तुम अपना असली पाकिस्तानी नाम बताओगे। मेरे जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। थाने जाने का मतलब ये था कि पुलिस को मालूम हो जाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पासपोर्ट पर दिल्ली का वीजा लगा था, मगर मैं गैर कानूनी तौर पर अमृतसर आ गया हूँ। पुलिस ने जाहिर है मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लेना था और फिर मुझ पर तशद्दुद और अजियतों का एक नाकाबिल खत्म सिलसिला शुरू हो जाता। एक सेकंड में मुझे अपने मकासद और उम्मीदों के महल मस्मार होते नजर आए। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि मैं इस शख्स से नहीं बच सकता था। वो खुफिया पुलिस का आदमी था और पुलिस मेरी तलाश में मजार पर पहले भी छापा मार चुकी थी। अब मैं उसके शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने उसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहनचंद है, वगैरह वगैरह, मगर उस पर मेरी कोई बात का असर न हुआ। उसने पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाल लिया और बोला, मेरा निशाना बड़ा पक्का है। तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हें वहीं सड़क पर गिरा देगी। चुपचाप मेरे साथ थाने चल पड़ो। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ चलाने लगा। उसका रुख हॉल बाजार की तरफ था। मैं समझ गया कि वो मुझे कोतवाली ले जा रहा है। कोतवाली का थाना हाल बाजार के आखिरी सिरे पर था। पाकिस्तान बनने से पहले जब कभी मैं अपने मियाँ जी के साथ अमृतसर आता था तो कोतवाली के करीब से कई बार गुजरा था। मुझे ये भी पता था कि हॉल बाजार में 2 मस्जिदें भी हैं, मगर जाहिर है पाकिस्तान बन जाने के बाद और मुसलमानों के अमृतसर शहर खाली कर देने के बाद ये मस्जिदें वीरान हो गई थीं। मैं उस खुफिया पुलिस वाले के शिकंजे में जकड़ा हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। हम लाल गेट के नीचे से गुजरकर हॉल बाजार में आ गए। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि एक बार तो फरार होने की कोशिश जरूर करूंगा, चाहे गोली लगने से जख्मी क्यों ना हो जाऊं। ये भी हो सकता था कि ये शख्स फायर करे और गोली मुझे न लगे। रात का वक्त है, मैं अंधेरे में किसी न किसी तरफ निकल सकता हूँ। हॉल बाजार में हिंदू सिख आ जा रहे थे। दुकानें खुली थी, कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। हम मस्जिद खैरुद्दीन के आगे से गुजर गए। उसके आगे गोल हट्टी वाला चौक आता था। मुझे याद था कि यहाँ से एक बाजार राम बाग की तरफ निकलता है। उस बाजार में तवाइफें बैठती थीं, मुजरा भी होता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ उस बाजार में से 2-3 मरतबा गुजरा था, क्योंकि वहाँ आटे दाल और परचून की दुकानें भी थीं। मैंने दिल में तय कर लिया था कि जैसे ही गोल हट्टी वाला चौक आएगा मैं राम बाग की तरफ दौड़ पड़ूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि थाने पहुंचने के बाद मेरी और मेरे मिशन की मौत यकीनी थी। मुझे हर हालत में अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी। मैंने दूर से देखा, चौक में गोल हट्टी खुली थी। ये सिखों की मशहूर दुकान हुआ करती थी, जहां मुनियारी का सामान और तलवारें किरपाने बिका करती थीं। खुफिया पुलिस वाले ने मेरा बायां बाजू पकड़ रखा था। अपना दूसरा हाथ जिसमें पिस्तौल था उसने सदरी की जेब में डाला हुआ था। मैंने गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए और दिल में खुदा से कहा, मेरे मौला इस वक्त मेरी मदद फरमा। मैं तेरे दीन के रास्ते पर जिहाद करने निकला हूँ, मुझे इन काफिरों के हाथों मरने से बचा ले। मेरा भी वो भरपूर शबाब का जमाना था। मेरा हड्ड काठ भी बड़ा मजबूत था। बदन में जवान खून और इस्लाम का जोश व जज्बा मौजूद था। गहरे सांस लेने से मेरे खून में पूरी ऑक्सीजन शामिल हो गई थी। जैसे ही मैं चौक में पहुंचा, मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और एक ही झटके से अपने आप को काफिर पुलिस वाले से छुड़ाया और राम बाग की तरफ जाने वाले तवाइफों के बाजारों में अंधाधुंध भाग उठा। मुझे यकीन था कि बाजार में लोग हैं। खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे जरूर भागेगा, मगर कोई फायर नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर न हुआ। शोर जरूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता रहा और मेरे पीछे भागता रहा, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि 1-2 आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिरा कर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि जहाँ सारा शहर मेरे मुखालिफ था, वहाँ ज्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता। मुझे फौरन किसी जगह छुप कर या जुल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की जरूरत थी।
थी। ये बाजार अगरचे मेरा देखा भाला था, मगर उसकी गलियों की भूल भुलैयों से वाकिफ नहीं था। मुझे बाएं जानिब एक गली नजर आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर मुड़ गई। मैं भी भागता भागता उसी तरफ घूम गया। मेरे पीछे मुझे लोगों के कदमों की आवाज दूर होती महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हुजूम में मुझे गली में मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंबा नहीं था। मगर मेरी बदकिस्मती के जैसे ही भागता भागता मैं जरा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गई है। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाजार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियां तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों पर से होता हुआ दूसरे बाजार में से निकल जाऊं। एक दरवाजा नजर आया, मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए। गली में अंधेरा जरूर था, मगर उसी अंधेरे में मैं देख सकता था। मैंने देखा कि जहाँ गली बंद होती थी उसकी दीवार के साथ ही एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। उसमें एक औरत का चेहरा नजर आया जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कह रही थी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए, आ जाओ मेरे पास। मुझे उस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत ही नहीं थी कि ये औरत कौन है और उसके स्वामी कौन है। मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की जमीन से कोई 4 फुट ऊंची और खुली थी। मुझे करीब आता देखकर औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की में से अंदर कूद गया। अंदर भी अंधेरा था। मैंने औरत से कहा खिड़की बंद कर दो। उस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैं फर्श पर बैठा हाँप रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये किसी मकान की इस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की उस गली में खुलती थी और दरवाजा किसी दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरुओं की झनकार की आवाजें सुनाई दी। मैं किसी तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था। मगर सवाल ये था कि ये औरत कौन थी। उसने बेख्तियार मुझे अपने बाजुओं में लिया और खुशी से निहाल होकर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे स्वामी मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। आखिर तुम मेरे पास आ गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बातें कर रही है। मेरा एक कान बाहर की आवाजों पर लगा हुआ था। मुझे धड़का लगा था कि खुफिया पुलिस वाला लोगों को लेकर गली में जरूर आएगा। अगरचे मकान की खिड़की बंद थी, मगर वो खिड़की खुलवा भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे उस गली में घुसते देख लिया है और गली आगे जाकर बंद हो जाती है तो लामुहाला वो यही समझेंगे कि मैं इसी मकान में घुसा हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरुओं की आवाज ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी, जिसके पाँव की थाप भी छत पर सुनाई देने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई और दरवाजा भी है? औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजुओं में जकड़ रखा था और बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद किया। इतने में उस औरत ने खुदा जाने कहां से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज मुझे सबसे पहले नजर आई वो उस औरत के पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर थी। मैं ठिठक सा गया। फिर औरत को देखा। ये 25-30 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा था, सफेद साड़ी पहने हुए थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी। मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहशत सी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। उसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के करीब लाकर इस तरह दाएं बाएं 3-4 मरतबा घुमाई जिस तरह आरती उतार रही हो, और आहिस्ता आहिस्ता डांस करते हुए गाने लगी। वो धीमी आवाज में कोई भजन गा रही थी जिसके ये बोल मुझे अभी तक याद हैं। वो धीमी आवाज में कोई भजन गा रही थी। मैं मामले की तह तक पहुंच गया। ये इस कोठे की तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी जिसे बैठक में जंजीर डालकर बंद कर दिया गया था कि घर की इज्जत घर में रहे। बेशक तवाइफों की भी अपनी एक इज्जत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। अगर ये औरत तवाइफ की बेटी या बहन न होती तो वो उसे कभी अपने घर में न रखती। मेरे लिए ये पागल औरत भी उस वक्त फरिश्ता रहमत बनकर साबित हुई। मगर मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से निकल जाना बहुत जरूरी था। पुलिस पाकिस्तानी जासूस की आसानी से जान नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके में घर घर तलाशी लेनी थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज गूंजी। मैं घबरा कर उठा। औरत ने भजन गाना और रक्स करना बंद कर दिया था। खिड़की को अंदर से उस औरत ने कुंडी लगा दी थी। बाहर से किसी ने जोर जोर से खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो। मैंने औरत से कहा, खबरदार खिड़की न खोलना। पागल औरत को एकदम गुस्सा आ गया। उसने मोमबत्ती बुझा दी और बोली, राक्षस फिर मेरे राम को मुझसे अलग करने आ गए हैं। ये रावण ने भेजे हैं। मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वो लपक कर खिड़की की तरफ गई। खिड़की की कुंडी उतार कर खिड़की खोली, बाहर मुंह निकाला और बाहर जो भी लोग खड़े थे उनको ऐसी ऐसी फौश गालियां देने लगी कि मैं हक्का बक्का होकर रह गया। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, ओए ये तो रूपा कंजरी की पागल बेटी है, और वो लोग वापस चले गए। पागल औरत उस वक्त तक खिड़की से मुंह बाहर निकाले उन्हें गालियां देती रही जब तक वो लोग गली से बाहर नहीं निकल गए।
फिर उसने खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी और साड़ी में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की की सेल पर रख दी और मेरे आगे हाथ बांध कर दो जानू होकर बैठ गई। वो आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, मेरे राम मेरे कृष्ण कन्हैया, अब अपनी दासी को छोड़ कर न जाना। उसके साथ ही वो एक खास तर्ज के साथ एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता भजन गाने लगी। उस औरत के पाँव में जो पतली सी लोहे की जंजीर पड़ी थी, उसका एक सिरा फर्श में खूंटी गाड़ कर उसके साथ बंधा हुआ था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर मैला कुचैला सा बिस्तर लगा हुआ था। एक अजीब सी बू कमरे की फजा में फैली हुई थी। चारपाई की पाइंती की तरफ एक दरवाजा था जो बंद था। मैंने उठकर दरवाजे को जरा सा धकेला। दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था। पागल औरत ने मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और पीछे से मुझे अपनी लपेट में ले लिया और रोते हुए बोली, मेरे घनश्याम, अपनी दासी को छोड़कर न जाना। मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे दर्शन की प्यासी थी। वो रोए जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और उसे लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसे हौसला दिया कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। छत के कोठे में तबले बाकायदा खड़क रहे थे, घुंघरू बज रहे थे और कोई तवाइफ जो इस पागल औरत की माँ या बहन थी गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। छत पर उसके पाँव जोर जोर से पड़ने की आवाज भी आ रही थी। मैंने इस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसकी जबान में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगी, स्वामी जी, आप अपनी बालकी का नाम भी भूल गए। स्वामी जी, आपकी पत्नी का नाम सौगंधी है। फिर वो झूम झूम कर गाने लगी। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया था। अगर ये दूसरी मुसीबत हिलाकत खेज नहीं थी और इससे मैं आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता था, मगर अभी भी खिड़की में से कूद कर फरार नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सारे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले रखा होगा। मुझे याद आ गया कि आगे रामबाग पुलिस स्टेशन भी था। मैं जानता था कि जैसे ही गली में से निकलकर बाजार में आया पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मेरा कुछ देर इसी दीवानी औरत के पास रहना भी जरूरी था। मुझे ये डर भी लगा हुआ था कि ऊपर से कोई आदमी नीचे आ गया तो वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन ऊपर मुजरा बड़े उरूज पर था, इसलिए किसी के अभी नीचे आने के इम्कान नहीं थे। मुश्किल ये थी कि इस नीम दीवानी औरत से मुझे अपने सवाल के सही जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं उससे पूछता कुछ था और वो कुछ और जवाब देती थी, या फिर हाथ बांधकर भजन गाने लगती थी। मैंने उससे पूछा, ये जो दरवाजा है ये बाहर खुलता है? एकदम से जैसे वो अपनी अक्ल में वापस आ गई। कहने लगी, बाहर गली में खुलता है स्वामी जी। मैंने जल्दी से पूछा, दरवाजा बाहर से किसने बंद किया है और ये कौन आकर खोलता है? उसी होशमंदी के मूड में उसने जवाब दिया, मेरी बड़ी दीदी आधी रात के बाद जब मुजरा खत्म हो जाता है तो आकर खोलती है, मुझे दूध और पेड़े खिलाती है, फिर चली जाती है। उस वक्त वो होशमंदी के मूड में थी। मैं जल्दी जल्दी उससे अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। मैंने पूछा, ऊपर कौन कौन रहता है? अक्ल की जो लहर एक पल के लिए आई थी वो गुजर गई। कहने लगी, स्वामी जी, आप पर लोग से आ रहे हैं, थके होंगे, मैं आपके पाँव दाब देती हूँ। फिर वो मेरे बूट उतारने लगी। मैंने पाँव पीछे कर लिए। वो चारपाई से उठकर नीचे फर्श पर पाँव के बल बैठी थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मैं जल्दी से पीछे हट गया। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, अच्छा तो मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और डांट कर कहा, खबरदार, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जहाँ चारपाई पर बैठ रहो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो रोने लगी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे छोड़ कर न जाना स्वामी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। और वो वहीं फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके झूमने और धीमी आवाज में भजन गाने लगी। ऊपर मुजरे की धमा चौकड़ी मची थी और तबले की थाप और घुंघरुओं की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। सिर्फ नाचने वाली के कदमों की ताप जो छत पर पड़ती थी जोर से सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि कहाँ मैं रेलगाड़ी में बैठकर भोपाल की तरफ जा रहा था और कहाँ इस जगह आकर फंस गया हूँ। वक्ती तौर पर उस पागल औरत के पास आकर मैं पुलिस से बच जरूर गया था, मगर अभी खतरे की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी। पुलिस उस तवाइफ के मकान पर आकर उसकी तलाशी भी ले सकती थी और वो नीचे पागल औरत के कमरे में भी आ सकती थी। हरदा स्टेशन तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट और भारतीय करेंसी नोट मैंने मजार से चलते वक्त ही अपनी जुराबों में रख लिए थे। मेरी जेब में सिर्फ एक आम किस्म का चाकू, पासपोर्ट और 15-20 रुपए इंडियन करेंसी के थे। रेल के टिकट की मियाद 6-7 दिनों तक होती थी और मैं दूसरे तीसरे रोज भी ट्रेन पकड़ सकता था, मगर इतने रोज मैं ठहर नहीं सकता था। आधी रात के बाद उस पागल औरत की बड़ी बहन जो ऊपर मुजरा कर रही थी, मुजरा खत्म करके नीचे आने वाली थी। वो मुझे देखकर जरूर शोर मचाएगी। उसके साथ एक और आदमी भी हो सकता है। आधी रात के बाद मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे आधी रात से पहले पहले वहां से फरार हो जाना था। फरार होने का रास्ता एक ही था, कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर छलांग लगाऊंगा और गली में से निकल जाऊंगा।
مجھے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ ذرا رات گہری ہو جائے، مگر یہ طوائفوں کا بازار تھا جس کی رونق رات گئے تک قائم رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے واپس ریلوے اسٹیشن پر نہیں جاؤں گا۔ ریلوے اسٹیشن پر جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر تھا۔ وہاں پولیس میری تلاش میں مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہوگی۔ میں جی ٹی روڈ پر جا کر اس کے ساتھ ساتھ کھیتوں میں چلتا جالندھر کی طرف جانا چاہتا تھا۔ راتوں رات جس قدر آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح اگر راستے میں کوئی بڑا اسٹیشن آ گیا تو وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کر امرتسر شہر سے دور جانا چاہتا تھا۔ یہی میرا پروگرام تھا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ رات کچھ اور گزر جائے۔ اوپر مجرے کی آواز رک گئی تھی۔ میں 8:45 بجے مزار سے چلا تھا۔ اس وقت میرے اندازے کے مطابق رات کے 10:15 کا وقت تھا۔ مجرا رک گیا تھا۔ آدمیوں کے اونچی آواز میں بولنے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میری بال کی دیوانی عورت میرے سامنے اسی طرح فرش پر بیٹھی، ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کیے، جھوم کر اشلوک پڑھ رہی تھی، جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گلی میں کوئی ہے یا نہیں۔ ایک دم سے دیوانی اچھل کر اٹھی اور پیچھے سے آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میری منتیں کرنے لگی۔ سوامی میرے ناتھ، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب میں یہاں سے فرار ہونے لگوں گا تو یہ عورت مجھے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگاتے دیکھ کر شور مچا دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ شور کی آواز سن کر اوپر سے لوگ نیچے آ سکتے تھے، کیونکہ اب مجرا بھی نہیں ہو رہا تھا اور شور کی آواز اوپر جا سکتی تھی۔ میں جلدی سے واپس چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عورت کو تسلی دی، تم کیوں گھبراتی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ کر تھوڑے جا رہا ہوں، تم تو میری بال کی ہو، میری پتنی ہو۔ عورت یہ سن کر جیسے نہال ہو گئی اور میرے گھٹنوں پر سر رکھ کر بولی، میرے گردھر گوپال، میرے سوامی۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت مجھے کھڑکی سے کودتا دیکھ کر صرف اپنے انداز میں شور مچا سکتی ہے، میرے پیچھے نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ وہ صرف کھڑکی تک ہی جا سکتی تھی۔ میں کچھ وقت اور وہاں گزارنا چاہتا تھا تاکہ رات ذرا زیادہ گزر جائے۔ اوپر چھت پر ایک بار پھر طبلے کھڑکنے، گھنگرو بجنے لگے۔ مجرا پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اس مجرے کے دوران ہی وہاں سے بھاگنا تھا۔ مجرے کے شور میں اوپر والے اس عورت کے شور مچانے کی آواز نہیں سن سکتے تھے اور گلی بالکل خالی تھی۔ گلی میں کسی مکان کا دروازہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی گلی تھی جس میں سارے مکانوں کے پچھواڑے لگتے تھے۔ جب میرے اندازے کے مطابق رات اتنی گزر گئی کہ مجھے وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، میں بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیوانی عورت ابھی تک میرے گھٹنوں پر سر رکھے تھی۔ خدا جانے وہ منہ میں کیا اللہ بلا پڑ رہی تھی۔ موبتی کھڑکی کی سل سے لگی ہوئی تھی جس کو کھول کر مجھے گلی میں کودنا تھا۔ میں نے بڑے پیار سے عورت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے۔ چارپائی کے پاس ایک سراہی رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر گلاس اوندھا پڑا ہوا تھا۔ وہ عورت یہ سن کر جلدی سے اٹھی اور سراہی کے پاس جا کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، لپک کر کھڑکی کے پاس گیا، کھڑکی کی کنڈی کھولی اور دوسرے لمحے میں اندھیری گلی میں تھا۔ مجھے اپنے پیچھے دیوانی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے سوامی کہہ کر مجھے پکار رہی تھی۔ یہ آواز طبلے اور گھنگروؤں کے شور میں دب کر رہ گئی اور میں گلی میں سے گزر کر بازار میں آ گیا۔ گلی میں دوڑتا ہوا آیا تھا۔ بازار میں آتے ہی میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ بازار میں پہلے جتنا رش نہیں تھا، سوائے پان سگریٹ کی دکانوں کے باقی ساری دکانیں بند تھیں۔ تماش بین گلے میں ہار ڈالے ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ میں بند دکانوں کے ساتھ ساتھ چلتا رام باغ والے چوک کی طرف چل پڑا۔ چوک میں رونق زیادہ تھی۔ وہاں ایک شرابی نے ہڑبونگ مچا رکھا تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ مجھے موقع مل گیا۔ یہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں پولیس کا سپاہی کوئی نہیں تھا۔ چوک کے بائیں جانب رام باغ کا پولیس اسٹیشن تھا۔ میں اس طرف جانے کی بجائے سامنے والی گلی میں گھس گیا۔ یہ گلی دوسرے بازار کی طرف نکل جاتی تھی۔ ان راستوں سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ بازار خالی پڑا تھا۔ یہاں سے میں پاتھی گراؤنڈ میں داخل ہو کر آگے جی ٹی روڈ پر آ گیا۔ میرے بائیں جانب شریف پورہ کی آبادی تھی جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا گڑھ ہوا کرتی تھی۔ اب اس کا نام سید صاحب کے بیان کے مطابق سنگھ پورہ رکھ دیا گیا تھا۔ جی ٹی روڈ پر سے میں دوسری جانب کھیتوں میں اترا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔